हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोशन कुमार जायसवाल ई मैथ्स गुरु के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 28 जुलाई 2025 को एनटीए ने सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया है। सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया है, जिसके आंसर कीज भी बहुत सरप्राइजिंगली इस बार बहुत जल्दी आंसर की इन्होंने दे दी है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अपनी आंसर कीज मिला ली होंगी। उन आंसर कीज के बेस पर जो स्टूडेंट्स ने मुझे अपने रेस्पॉन्स भेजे हैं, जो मार्क्स भेजे हैं, उनके आधार पर मैं एक एक्सपेक्टेशन ले आ रहा हूँ कट ऑफ के लिए कि क्या कट ऑफ रह सकती है। मैं पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए बात करूंगा। आप सभी जानते हो कि मैथमेटिक्स से ही मेरा है सारा कुछ, और ये कुछ मेरे बारे में है बच्चों। मैं असिस्टेंट टीचर हूँ 2015 से गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, और मैंने CSIR नेट एग्ज़ाम ऑल इंडिया रैंक 377 85 मल्टीपल टाइम्स क्रैक करा है, और गेट भी मैंने ऑल इंडिया रैंक 163 552 और बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्रैक करे हैं, जो ऑफ कोर्स आप भी क्रैक करना चाहते हो। तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूं और गाइड कर सकता हूं इन एग्ज़ाम्स में कैसे एक्सेल करा जाए इस चीज़ के लिए। तो आप अगर पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हो तो ई मैथ्स गुरु के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा बने वीडियोस के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो अगर हम पिछले दिसंबर 2024 साइकिल की बात करें तो उसका कट ऑफ ये है। दिसंबर 2024 के साइकिल का कट ऑफ ये था। दिसंबर 2024 के साइकिल का कट ऑफ ये था। इसमें अगर पर्टिकुलरली मैथ्स सब्जेक्ट की बात करें, अगर हम लोग मैथमेटिक्स की बात करें, अगर ये मैथमेटिक्स का था, ये परसेंटेज में गिवन है आप लोगों को, और परसेंटेज को अगर मार्क्स में कन्वर्ट करना है तो जस्ट आप इसको डबल कर लीजिए, मार्क्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर JRF की बात करें तो ये 100.5 मार्क्स लेकर के आया हुआ था, और EWS की अगर बात करें तो ये 87 मार्क्स पे JRF हो गया था पिछला वाला, और ऑलमोस्ट उतना ही, मतलब 87 पॉइंट समथिंग करके ये OBC का JRF, और 68.75 करके SC का, और 58 पॉइंट समथिंग जो था वो ST का था, और PWD का 50 पॉइंट समथिंग था JRF के लिए। ये JRF के मार्क्स थे आपके लिए। आंसर की मिला लिया होगा, आपको मार्क का अंदाजा लग गया होगा कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। और वहीं LS कैटेगरी की बात करें, LS कैटेगरी जिसमें केवल आपको मिलता है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी आपको मिलता है, वो ये था। अब इसके अंदर अगर बात करें तो ये 90 पॉइंट समथिंग था अनरिजर्व्ड के लिए, और उसमें EWS के लिए था 78.3, और ये 78.56 समथिंग 57 समथिंग था OBC के लिए, और 61 पॉइंट समथिंग था SC के लिए, 52 पॉइंट समथिंग था ST के लिए, और 50 था PWD कैंडिडेट्स के लिए। ये LS कैटेगरी था, मतलब केवल असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये था ऐसा। और इस बार के अगर पेपर की बात करें बच्चों, तो इस बार के पेपर का रिव्यू जो मैंने पर्सनली पेपर देख के, और फिर ऑफ कोर्स खाली पेपर देखना और पेपर को फील करना, दोनों दो चीजें होती हैं। आपने एग्जाम को फील करा है, कैसा एग्जाम दिया, वो मेरे पास आप बच्चों का रेस्पॉन्स आया हो, उसके बेस पे मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी जो एक नॉर्मल बात मैं कर सकता हूँ वो ये है कि अगर पेपर के 3 हिस्सों को देखा जाए, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, आप जानते हो होता है, तो पार्ट A इस बार का बहुत इजी था। इतना इजी था कि एटलीस्ट 12 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट होने ही चाहिए थे। 12 से कम अटेम्प्ट करना मतलब आपने पार्ट A को पढ़ा नहीं, इसका मतलब 12 क्वेश्चन यहां से कम अटेम्प्ट होने चाहिए थे। इतना इजी था। आपका कम हुआ है तो कोई बात नहीं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन 12 क्वेश्चंस कम से कम यहां पर होने चाहिए थे। और इसके बाद अगर पार्ट B की बात करें तो ये मॉडरेट था, मतलब ठीक ठाक लेवल था इसका, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्ट थे, मतलब इनको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं। आप क्वेश्चन को देखो और
टिक करो। ऐसे भी क्वेश्चंस इस बार के एग्जाम के अंदर थे। और डायरेक्ट क्वेश्चन बोलने का मतलब ये भी था कि एक तो देख के सॉल्व कर सकते हो, एक सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी थे इसके अंदर, लेकिन बाकी क्वेश्चंस जो थे थोड़े लेवल के थे। और पार्ट सी के लिए ऑलवेज हमेशा यही होता है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल, ये हमेशा ही रहता है। पार्ट सी कभी इजी नहीं होता, और उसका रीजन है कि पार्ट सी के सारे ऑप्शंस को आपको एनालिसिस करना पड़ता है। 4 ऑप्शंस होते हैं, चारों ही ऑप्शंस को आप एनालाइज करते हो, देन आपको वो पेयर ऑफ ऑप्शंस चुनने पड़ते हैं जो कि करेक्ट हो। एक ऑप्शंस भी छूटा, क्वेश्चन आपका रूठा। तो ऐसा होता है। और अगर एक ऑप्शन ज्यादा लगा दिया तब भी काम खत्म। मतलब एग्जैक्टली उतने ही ऑप्शंस चाहिए जो करेक्ट होते हैं। अब उसके लिए आपको सारा कंसेप्ट एकदम मजा हुआ होना चाहिए, तब पार्ट सी होता है। इसलिए ये हमेशा मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में होता है। और बात करें तो कुछ नए कंसेप्ट पे भी क्वेश्चंस जो पहले कभी नहीं पूछे गए या कभी कभार पूछे गए, वो इस बार देखने को मिला। जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस से क्यूबिक स्प्लाइन का क्वेश्चन आया हुआ था इस बार। न्यूमेरिकल एनालिसिस से क्यूबिक स्प्लाइन का क्वेश्चन था इस बार। और टोपोलॉजी से नंबर ऑफ होम्योमॉर्फिज्म पूछा गया। टोपोलॉजी से नंबर ऑफ होम्योमॉर्फिज्म पूछा गया, जो कि एक अच्छी बात थी, लेकिन हमने नहीं पढ़ा है, हमारी तैयारी तो उधर की तरफ ही सिमट के रह जाती है। तो ये क्वेश्चन था, ये पार्ट बी के अंदर था टोपोलॉजी वाला, लेकिन था इजी। ये इजी क्वेश्चन था। अगर होम्योमॉर्फिज्म का आपको डेफिनेशन याद है तो उसके हिसाब से ये इजी क्वेश्चन था। तो मुझे तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि भैया आपको पेपर कैसा लगा ये बता दो हमें, तो मुझे पेपर सही बताऊं तो इजी लगा। मुझे पेपर बहुत टफ नहीं लगा, लेकिन आपके रेस्पॉन्स जो थे उसके हिसाब से पेपर जो है वो मॉडरेट टू टफ लेवल का था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का पेपर था। मतलब ओवरऑल की बात करें तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का पेपर था, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे जिन्हों मैं अच्छा समझ रहा हूं, जो ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप में दिखाई देता है, ग्रुप में डिस्कशन जो बच्चे करते हैं, जिनको देख के लगता है कि हाँ ये इनका डिस्कशन जो है वो थोड़ा अच्छा है, पॉजिटिव है, अच्छा कर रहे हैं, तो उनको देख के लग रहा था कि हाँ ये इस बार कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन उनके मार्क्स भी थोड़े मुझे मतलब अप टू द मार्क नहीं दिखाई दिए। तो हो सकता है कि क्योंकि मैं बाहर से बैठ के देख रहा हूं, मैं अगेन कह रहा हूं कि बाहर से बैठ के देखना पेपर को और एग्जाम टाइम में टाइमर बॉम्ब के साथ उस एग्जाम को फील करना, दोनों दो चीजें होती हैं। तो मैं अभी के लिए मान लेता हूं कि ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का पेपर था। इसके आधार पे अगर हम इस एग्जाम के कट ऑफ की बात करें, ये थोड़ा प्लस माइनस भी हो सकता है, लेकिन एक अंदाजा जो मैं लगा पा रहा हूं वो ये है कि मैथमेटिकल साइंसेस के अंदर JRF अगर इस बार जनरल कैटेगरी का देखा जाए तो वो 98 टू 103 मार्क्स में हो जाना चाहिए, जो रेस्पॉन्स आपसे मुझे मिले हैं। मैं कैटेगरी वाइज उसको बांट के देख रहा हूं। और EWS का वैसे ही JRF 98 टू 88 टू 93 तक हो जाना चाहिए। OBC का भी लगभग सिमिलर ही होता है EWS के। SC का 66 से 72 के बीच में JRF हो जाना चाहिए। 58 टू 64 ST का हो जाना चाहिए, और 52 टू 58 PWD के। ये मार्क्स हैं, इतने मार्क्स अगर आपने मिलाए हैं और आप इन रेंजेस के बीच में आ रहे हो तो यस, यू आर ऑन बाउंड्री लाइन। इससे ऊपर हो तब तो आप श्योर हो सकते हो, लेकिन आप बाउंड्री पे हो। अगर 98 से 103 के बीच में हो तो आप मतलब रिजल्ट का वेट कर सकते हो कि हाँ मे भी हमारा रिजल्ट पॉजिटिव हो जाए। वहीं LS कैटेगरी की बात करें, यानी जिससे केवल आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी मिल जाती है, वो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 88 टू 93 हो जाना चाहिए LS इस बार। और EWS जो है वो 80 टू 85 है। OBC के लिए 82 टू 87 है, और ये 60 से 66, और ये 52 से 58, ये 48 से 52। और PhD का अनरिजर्व का अगर देखें तो 36 से 37% ये नंबर होगा, तो यानी 72 से 74 नंबर होगा तो आप PhD के लिए भी क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ये मैथमेटिकल साइंसेस के लिए मैंने आपको कट ऑफ बता दिया। ये कट ऑफ जो है
ये कट ऑफ जो है आप ±5 मार्क्स करके देखना। अगर आप एग्जैक्टली इसी कट ऑफ के रेंज में आ रहे हो तब आप अपने आप को बाउंड्री समझना, मतलब मे भी आपका एग्जाम क्वालिफाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ±5 करके देख सकते हो। ऑब्वियसली +5 कर लोगे तो तब तो ठीक ही ठाक हो जाएगा नंबर ये। ±5 करके समझना। और सजेशंस मेरी तरफ से क्या है बच्चों, मेरी तरफ से सजेशंस आपको ये हैं कि जो भी बच्चे एज सच बाउंड्री पे हैं, जो भी बच्चे बाउंड्री पे हैं, उन्हें अपने प्रिपरेशन को स्टॉप नहीं करना चाहिए। बाउंड्री लाइन वाले जो भी बच्चे हैं उन्हें अपने प्रिपरेशन को जारी रखना है, प्रिपरेशन को जारी रखना है, कंटिन्यू रखना है। बिल्कुल भी बैठना नहीं है कि मेरा होने वाला है, हमने तो कई सारे चैनल्स पे देख लिया, सारे चैनल्स पे पॉजिटिव ही आ रहा है कि इतने मार्क्स वाले जा रहे हैं। भाई कोई भी चैनल वाला है, दे कैन जस्ट एक्सपेक्ट कट ऑफ, दे कैन नॉट एग्जैक्टली टेल अबाउट द कट ऑफ्स कि यही कट ऑफ रहने वाले हैं। पिछले वाले एग्जाम का कट ऑफ सब लोगों ने खूब लगाया कि इस बार पेपर बहुत इजी था, कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ था, किसी भी चैनल से मैच नहीं करा था। तो भाई एक्सपेक्टेशन ही लगाया जा सकता है कट ऑफ का, जो रेस्पॉन्स आप ऑफ कोर्स देते हो चैनल वालों को उसके हिसाब से। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप बाउंड्री लाइन पे हैं तो प्रिपरेशन अपना कंटिन्यू रखिए। और दूसरी बात, अगर आप इस बार बाउंड्री में भी नहीं आए हो, मतलब आउट ऑफ बाउंड्री हो, इनसाइड नहीं हो, आउट ऑफ बाउंड्री हो, तब तो कंटिन्यू नहीं, आपको रीथिंक और रीप्रिपेयर स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब प्रिपरेशन करना है, प्रिपरेशन नहीं छोड़ना है, लेकिन आपको अपने तरीके पे थोड़ा सा रीथिंक करना पड़ेगा कि कहाँ पर हमारी गलती हो रही है, हमारे अप्रोच में क्या सुधार की जरूरत है। जो बाउंड्री लाइन में है जैसे चल रहे थे वैसे ही चलेंगे, उनका एक्सेल हो जाएगा। लेकिन जो बाउंड्री के बाहर हैं, बहुत नीचे हैं या आसपास भी हैं, तो भी हमें अप्रोच को देखने की जरूरत है और दोबारा से सोचकर दोबारा हमें प्रिपेयर करना है, छोड़ना नहीं है। अच्छा देखो एक दशरथ मांझी की मूवी थी, उसके अंदर एक लाइन था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये लाइन था उसके अंदर दशरथ मांझी जी का, और ये लाइन मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है बच्चों कि 3-3 4-4 अटेम्प्ट उनके जो है वो खराब हुए हैं। उनके अकॉर्डिंग मैं अभी बता रहा हूं कि खराब होना क्या होता है। 3-3 4-4 अटेम्प्ट उनके खराब हुए हैं, लेकिन जब अगला नेक्स्ट अटेम्प्ट उन्होंने दिया है तो एक गुड रैंक से, मतलब अंडर 100 रैंक से इन्होंने JRF लिया है सीधे। जो 3-4 अटेम्प्ट में क्वालिफाई भी नहीं हो रहे हैं, उन्होंने अच्छे रैंक से JRF लिया है। और मैं बता दूं आपको कि कभी भी कोई अटेम्प्ट आपका खराब नहीं होता है अगर वो अटेम्प्ट सीरियस है। तो सीरियस अटेम्प्ट कभी खराब नहीं होते बच्चों, ये कभी मत बोला करो मेरा अटेम्प्ट खराब हो गया, नहीं। सीरियस अटेम्प्ट जो होते हैं वो हमेशा आपको सिखा के जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली देखो बेटा, आपको बनना टीचर ही है, टीचर ही है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप तैयार हो रहे हो। ऑफ कोर्स पहले आप रिसर्च करना चाहते हो, देन आफ्टर आप टीचिंग में आना चाहते हो, या कुछ बच्चे डायरेक्ट उसी के लिए अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन बनना टीचर ही आप चाहते हो। तो टीचर आप तभी बनोगे जब आपने फेलियर्स भी देखे होंगे। फेलियर्स देखे होंगे ना, तो अपने बच्चों को आप बताओगे कि क्या नहीं करना है। आप उन चीजों से गुजरे हो, क्या करना से इंपॉर्टेंट होता है, क्या नहीं करना है, ये आपको पता है अब। और कैसे अपने बड़े गोल को अचीव करना है, ये सारी चीजें आपको पता रहेंगी। तो इन्हें खराब अटेम्प्ट कभी नहीं कहो, बोलो कि ये सीखने वाला अटेम्प्ट था मेरा, अगला अटेम्प्ट हमारा फोड़ने वाला रहेगा। ठीक है, तो ये था एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरी तरफ से। देखते हैं कि आंसर की इन्होंने जल्दी से दी है तो क्या रिजल्ट में भी उतनी ही जल्दबाजी रहती है या नहीं। आंसर की तो बहुत जल्दी दे दी, रिजल्ट्स का वेट करते हैं, रिजल्ट्स का वेट करते हैं कि कब तक आता है रिजल्ट।
फिर इन कट ऑफ पे दोबारा चर्चा करेंगे। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो से जुड़ने के लिए। अच्छे से प्रिपेयर करिए, प्रैक्टिस करिए और कॉन्फिडेंट बनिए। और अगर डाउट्स हो तो ई मैथ्स गुरु का व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उससे जुड़िए। थैंक यू सो मच। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और ऑफ कोर्स चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। यहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा अपने प्रिपरेशन से। ठीक है, थैंक यू सो मच।